आपको पता है आप स्टॉक मार्केट की मदद से स्टॉक मार्केट को चलाने वाले कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि मार्केट ऊपर रहेगा या नीचे इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन मार्केट एग्जिस्ट करेगा इसकी तो है ना। इसीलिए आज के वीडियो में हम ऐसे ही मार्केट के ऑपरेशंस को चलाने वाले एक कंपनी को समझेंगे जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और ये देखेंगे कि इनका बिजनेस क्या कहता है, ये कैसे कमाते हैं और इस बिजनेस में ग्रोथ कितनी होती है। मैं आदित्य अयंगार CFA आपका स्वागत करता हूं मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहां हर संडे स्टॉक मार्केट से जुड़े आपके सारे सवालों का सिंपल लैंग्वेज में जवाब देती है। BSE के बिजनेस को, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को, रिस्क को डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो ताकि ऐसे ही हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना हो। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज था और वो आज के तारीख में दुनिया का सबसे फास्टेस्ट है विद द स्पीड ऑफ 6 माइक्रोसेकंड्स। लेकिन तुमने कभी सोचा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस मॉडल क्या है? ये चीज आप अभी समझोगे। इनका 58% रेवेन्यू आता है सिक्योरिटी सर्विसेज से, यानी हम सबको इक्विटी, डेरिवेटिव्स, ETFs, करेंसी डेरिवेटिव्स जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करने एक प्लेटफॉर्म देना, और जैसे हम इन्वेस्ट करते हैं वहां से ट्रांजैक्शन फीस कमाना। अब आई एम श्योर आप सोच रहे होंगे कि यही तो एक्सचेंज का काम होता है, लेकिन ये सिर्फ 58% रेवेन्यू लाता है, बाकी का कहां से आता है वो अब देखिए। इनका 22% रेवेन्यू आता है सर्विसेज टू कॉर्पोरेट से, जहां फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी IPO करवा रही है तो इस IPO प्रोसेस में बुक बिल्डिंग नाम की एक स्टेज होती है, उस स्टेज में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज उन्हें हेल्प करेगा और उसके लिए फीस चार्ज करेगा। या फिर अगर एक म्यूचुअल फंड कंपनी एक ETF बना रही है और उसे बनाकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवाना चाहती है तो उसके लिए भी BSE फीस चार्ज करता है। और फाइनली जो 12% बचता है वो एक वैरायटी ऑफ सोर्सेज से आता है, जैसे फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट इनकम, सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस बेच के जो आता है वो इनकम, या फिर डेटा प्रोवाइड करने वाला इनकम। इनफैक्ट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के थ्रू एजुकेशनल इनिशिएटिव्स भी कंडक्ट करता है और उनका एक इंश्योरेंस ब्रोकिंग बिजनेस भी है जिसका नाम है EBIX। अब इन सोर्सेज के थ्रू वो 2-3 चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और दूसरा इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन बढ़ा रहे हैं, जिससे ऑब्वियसली और ज्यादा लोग मार्केट में आएंगे और इनडायरेक्टली BSE का रेवेन्यू बढ़ेगा। अब आपने ये चीज कई बार सुनी होगी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड करना बेटर होता है क्योंकि वहां पर वॉल्यूम्स ज्यादा है, और ये बात सच है। लेकिन अगर आप डीप डाइव करोगे तो आपको समझ आएगा कि मार्केट शेयर के सेंस में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ज्यादा बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर टोटल 2024 में 2671 स्टॉक्स लिस्टेड थे, लेकिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए नंबर 5500 से भी ज्यादा था। और इसी के साथ अगर आप म्यूचुअल फंड्स की तरफ देखो तो BSE का जो स्टार MF प्लेटफॉर्म है उसका 82% मार्केट शेयर है भारत में। और इन सारे फैक्टर्स के चलते पिछले 5 सालों में BSE ने 20% का रेवेन्यू CAGR पोस्ट किया और 17% का अर्निंग्स CAGR। इस दौरान उन्होंने कंसिस्टेंटली 20% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी जनरेट किया, और उसके साथ उनके बैलेंस शीट पर नेग्लिजिबल क्वांटिटी का डेट है। अब यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट रिस्क भी है। BSE का एक मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू आता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस से, और सेबी इस सेगमेंट को टाइटली रेगुलेट कर रही है और यहाँ पर नए नए रिस्ट्रिक्शंस ला रही है। लेकिन इसके बावजूद भी कई एनालिस्ट का मानना है कि इसका इंपैक्ट BSE पर इतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा बिकॉज ऑफ देयर स्केल। और अगर आप NSE के मंथली एक्टिव डेरिवेटिव्स कस्टमर्स को देखें तो वहां पर आपको 42 लाख का नंबर दिखेगा। यही नंबर BSE के केस में अपर लिमिट पे 20 लाख कस्टमर्स का है, तो यहां पर भी थोड़े ग्रोथ की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। अब वैल्यूएशन की तरफ देखें तो आपने पहले ये चीज समझनी है कि BSE एक डुओपोली सेटअप में ऑपरेट करता है, जहां नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मिलकर भारत के स्टॉक मार्केट का मैक्सिमम वॉल्यूम जनरेट करते हैं, और जाहिर सी बात है इसी की वजह से उनका वैल्यूएशन एक प्रीमियम पर होगा। लेकिन इसके बावजूद भी हाल ही में BSE का वैल्यूएशन काफी तेजी से बढ़ा है। इनका मीडियन प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 45x के अराउंड है, लेकिन करंटली ये कंपनी 95x के PE पर ट्रेड कर रही है। और इसके साथ अगर आप BSE को कंपेयर करें उन कंपनीज के साथ जिनका कोर ऑपरेशन भी भारत के स्टॉक मार्केट के ऑपरेशन को फैसिलिटेट करना होता है, जैसे CAMS, KFinTech, CDSL, MCX, तो भी आपको दिखेगा कि BSE का वैल्यूएशन थोड़ा प्रीमियम पर है। अब आपको एक बहुत ही फेमस लाइन बताता हूं। US में ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है, लेकिन भारत में सिर्फ 3 से 5% स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। तो ऑब्वियसली भारत में ग्रोथ का स्कोप बहुत ज्यादा है, बराबर ना? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपने 3 मेजर रिस्क समझनी है। सबसे पहले US का पर कैपिटा इनकम ऑलमोस्ट $60,000 के आसपास है, जहां भारत का सिर्फ $2940 है। और इसी के साथ भारत में सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं जो 3 लाख रुपए पर ईयर से ज्यादा कमाते हैं, और ये मैं नहीं, प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की रिपोर्ट कहती है।
तो ये जो मार्केट पार्टिसिपेशन 50% का होना है वो एक दिन होगा, लेकिन ये चीज ओवरनाइट नहीं होने वाली। दूसरी चीज, बीएसई जैसा स्टॉक हाईली साइक्लिकल होता है, मार्केट के परफॉर्मेंस के साथ बहुत ज्यादा लिंक्ड होता है। जब स्टॉक मार्केट्स डाउन ट्रेंड में चलते हैं तब बीएसई जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस, एएमसीज, डिपॉजिटरीज, ब्रोकिंग कंपनीज, इनके रेवेन्यूज भी डिप होते हैं और एज अ कॉन्सिक्वेंस इनका स्टॉक भी। फॉर एग्जाम्पल 2022 में जब आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए थे और स्टॉक मार्केट्स डाउन ट्रेंड में चल रहे थे, तब पूरे साल बीएसई का स्टॉक भी डाउन ट्रेंड में था और इस दौरान उनका नेट प्रॉफिट 245 करोड़ से 206 करोड़ पर भी गिर गया था FY 22-23 में। और तीसरी चीज, बीएसई जैसा स्टॉक ज्यादा से ज्यादा डीमैट अकाउंट से नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा एक्टिव डीमैट अकाउंट से कमाता है। अगर मैक्सिमम लोग मार्केट में एंटर कर रहे हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो अकाउंट ओपन कर रहे हैं और उसमें एक्टिविटी ही नहीं तो बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। और ये एक्टिविटी तब होती है जब मार्केट्स अप ट्रेंड में होते हैं और सेंटिमेंट पॉजिटिव होती है, और ये तब होता है जब जीडीपी डेटा पॉजिटिव होती है, इन्फ्लेशन डेटा पॉजिटिव होती है, इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं और मैक्सिमम लोग इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं। शॉर्ट में बोले तो बीएसई भी एक साइक्लिकल स्टॉक है जिसकी परफॉर्मेंस ओवरऑल इकोनॉमी के परफॉर्मेंस पर सिग्निफिकेंटली डिपेंड करती है। अब हाल ही में 2025 के बजट में गवर्नमेंट ने एक टैक्स रिलीफ दिया था आम जनता को, और इस टैक्स रिलीफ का इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर कितना पड़ता है ये तो 1 से 2 साल बाद पता चलेगा। लेकिन अगर ये डिस्पोजेबल इनकम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है या फिर खर्च होता है तो उससे बीएसई के स्टॉक पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आने का चांस बढ़ जाता है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सारे फैक्टर्स के बेसिस पे और वैल्यूएशन के बेसिस पे बीएसई का स्टॉक आज एक बाय है या एक सेल? कमेंट करके बताइए। और अगर आप इस वीडियो से कुछ नया सीखे तो लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस आपसे मिस ना हो। मैं आपको मिलूंगा अगले संडे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इंप्रूविंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.